नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे। इस यूनिट में हम आज की वीडियो में देखेंगे इसका टॉपिक नंबर 2.5, जिसमें हम प्रतिभा और कल्पना के बारे में जानेंगे। इसके पहले के टॉपिक्स जो हैं हम अपनी पहले की वीडियो में देख चुके हैं, उन्हें आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। अब हम बिना देरी किए अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय काव्य चिंतन के अनुसार प्रतिभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है नूतन सृजन की क्षमता। अभिनव गुप्त ने प्रतिभा को नवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा कहा है। प्रतिभा की इस अवधारणा को अभिनव गुप्त ने प्रायः चर्चा का विषय बनाया है। जैसे प्रतिभान को वर्णीय विषय वस्तु का नूतन रूप देने की बात प्रतिभानम वर्णीय वस्तु विषय नूतनोल्लेख शालित्वम। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि जो भारतीय विद्वान रहे उनके अनुसार अगर हम देखें तो प्रतिभा की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है नए बनाने की शक्ति। यानी प्रतिभा क्या करती है, किसी चीज़ को नया बनाने का काम करती है। फिर अभिनव गुप्त ने क्या किया, इन्होंने कहा कि प्रतिभा जो है वो असल में हमारी प्रज्ञा यानी कि हमारी बुद्धि है, जो हमें नई नई चीज़ें सोचने में मदद करती है। इसके बाद अभिनव गुप्त ने इस बात पर जोर दिया, इनका कहना था कि जिस भी चीज़ या विषय के बारे में हम लिख रहे हैं या हम बता रहे हैं उसे बिल्कुल नया रूप देने की जो ताकत होती है वही प्रतिभा कहलाती है। वक्रोक्तिकार ने वक्रोक्ति जीवितम में नूतनता या अपूर्वता की स्पष्ट व्याख्या की है। नूतनता या अपूर्वता का अर्थ है जिसका उल्लेख पहली बार किया गया है, अपूर्व है। नूतनोल्लेख लोकांति क्रांतगोचर निर्मिति, अर्थात अपूर्व में कवि लोक का अतिक्रमण करता है। वह ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जो प्रसिद्ध व्यवहार को तिरस्कृत कर देता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कवि किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जो अविद्यमान हो। वर्ण्यमान विषय में कवि ऐसा वैशिष्ट्य पैदा कर देता है जो सहृदय के चित्त को चमत्कृत कर देता है। यही अपूर्व रमणीयता है। प्रकृति में सभी चीज़ें जो हैं पहले से ही मौजूद हैं, किंतु कवि का ऐसा वर्णन करता है कि अपूर्व सौंदर्य की जो है सृष्टि होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया सबसे पहले तो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के जो विद्वान रहे उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम रचना में बताया कि कविता में जो है नयापन क्या होता है। फिर इन्होंने अपूर्व का मतलब बताया जो कि होता है पहले कभी ना हुआ हो। तो जब किसी कवि या जब कोई कवि ऐसी बात कहे या ऐसी रचना करे जो दुनिया में पहली बार सामने आए, इसी को जो है हम अपूर्व कहते हैं। इसमें कवि क्या करता है, दुनिया की जो साधारण बात होती है उनसे ऊपर उठकर और कुछ हटकर तथा नया रचता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कवि अपनी कविता में ऐसी चीज़ें लाता है जो आम दुनिया के तरीकों से जो है बहुत अलग होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई ऐसी चीज़ बना रहा है जो दुनिया में है ही नहीं। कवि क्या करता है, वो सिर्फ उन्हीं पुरानी चीज़ों में अपनी कला की ऐसी विशेषता या जादू भर देता है कि जो पढ़ने वाला है उसका मन खुश हो जाए और पढ़ने वाला दंग रह जाए। इसी खूबसूरती को यहाँ पे अपूर्व रमणीयता जो है कहा गया है। कालिदास का मेघदूत तथा जयदेव का गीत गोविंद वर्णन जो है वो अपूर्वता का उदाहरण है। अब यहाँ पे बताया गया कि जैसे पेड़ पौधे, बादल और नदियाँ, ये सब क्या करते हैं, ये प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, लेकिन जब कवि इनके बारे में लिखता है तो वो इसमें क्या करता है, एक नया ही निखार लाने का काम करता है। तो सबसे बड़े अगर हम इसके उदाहरण देखें तो वो है कालिदास जिन्होंने मेघदूत लिखी और जयदेव जिन्होंने गीत गोविंद लिखी। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रकृति और भावनाओं का ऐसा वर्णन किया है जो हमें बिल्कुल ही अनोखा और नया दिखाई देता है। कवि कर्म क्या है, वागार्थ की प्रतिपत्ति, शब्द अर्थ के द्वारा एक नूतन सृष्टि या सौंदर्य। अभिनव गुप्त ने कुंतक से अलग अपूर्वता की व्याख्या शैवागम के आधार पर की है। इस अपूर्व को कुमार स्वामी ने वस्तु रूप रस की रमणीयता कहा है। अब यहाँ पे बताया गया कि हमारे सामने एक सवाल उठता है, असली काम क्या होता है कवि का। तो इसका जवाब दिया गया कि कवि का जो काम है वो शब्दों और अर्थों में जो है तालमेल से एक नई दुनिया या फिर एक नया सौंदर्य खड़ा करना है। इस पर अभिनव गुप्त ने बताया
कि इस नएपन को जो है वो शैवागम के नज़रिए से अभिनव गुप्त ने समझाने का काम किया। वहीं एक और विद्वान हुए जिनका नाम था कुमार स्वामी। इन्होंने इसे वस्तु रूप रस की जो है रमणीयता कहा है, यानी कि जब किसी चीज़ का रूप और उसका जो एहसास है वो हमें बहुत सुंदर और आनंद देने वाला लगे तो वही जो है अपूर्व कहलाता है। पाश्चात्य काव्य चिंतन में कल्पना का वही स्थान है जो भारतीय काव्य चिंतन में प्रतिभा का। वहाँ कल्पना काव्य का साध्य भी है और साधन भी, किंतु भारतीय चिंतन कल्पना को साधन रूप में ही जो है स्वीकार करता है, साध्य रूप में नहीं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जैसे हमारे यहाँ यानी कि भारत में कविता लिखने के लिए जो है सबसे ज़रूरी माना जाता है प्रतिभा को, ठीक वैसे ही अगर हम पश्चिमी साहित्य की बात करें तो जो पश्चिम साहित्य के विद्वान हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कल्पना को मानते हैं। इनके लिए सब कुछ जो है वो कल्पना ही है। इनका मानना है कि वही रास्ता भी और वही मंजिल भी प्रतिभा दिखाने का काम करती है, जबकि जो हमारे भारतीय विद्वान हैं वो मानते हैं कि कल्पना जो है वो सिर्फ एक जरिया या साधन है। मेन जो है ये प्रतिभा को मानते हैं हमारे भारतीय आचार्य शुक्ल बार बार कहते हैं कि पश्चिम में कल्पना की इतनी मुदानी हुई कि सारा कवि कर्म उसी पर केंद्रित हो गया। फिर सृजनात्मक कल्पना की सत्ता को साहित्य समीक्षा के क्षेत्र में स्वच्छंदतावादियों ने, विशेषकर वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने सुस्पष्ट रीति से जो है घोषित किया। अब यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल आए और उन्होंने ये बताया कि पश्चिम में जो है कल्पना का इतना ज़्यादा शोर हुआ कि कवियों का सारा काम जो है वो बस कल्पना के इर्द गिर्द ही जो है घूमने लगा। और इसके बाद वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज जैसे हमें बड़े लेखक देखने को मिलते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को ये बताया कि सृजनात्मक कल्पना ही जो है वो साहित्य की असली ताकत है। सृजनात्मक कल्पना कहते हैं कुछ नया रचने वाली सोच को, तो इन्होंने सृजनात्मक कल्पना को जो है काव्य की या साहित्य की असली ताकत माना, वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने। कल्पना सिद्धांत की घोषणा में कॉलरिज की पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया की बड़ी भूमिका रही है। इस ग्रंथ के 13वें अध्याय में उन्होंने कल्पना के स्वरूप का निर्धारण किया। कुछ विद्वानों का कहना है कल्पना सिद्धांत में कॉलरिज का कुछ भी नहीं है, जो कुछ है कांट और हीगल का है। यह भी कहा जाता है कि कॉलरिज 18वीं शताब्दी के नव प्लेटोवादियों में से प्लाटिनस से जो है प्रभावित थे। अब यहाँ पर कल्पना के बारे में ये बताया गया कि कॉलरिज की एक महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसका अगर हम 13वां चैप्टर देखें तो इसमें कॉलरिज ने कल्पना को जो है बहुत विस्तार से समझाया है। हालांकि कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं कि कॉलरिज के ये जो विचार हैं वो इनके खुद के नहीं है, बल्कि जर्मन में विद्वान रहे दो, एक का नाम है कांट और दूसरे हीगल, इनके पुराने दार्शनिकों यानी कि प्लेटो के अनुयायियों से जो है सीखे हुए ये सिद्धांत थे। शेक्सपियर के कथन में यह बात है कि कवि, प्रेमी और पागल तीनों में कल्पना की प्रचुरता होती है। कॉलरिज ने फैंसी तथा इमेजिनेशन की भिन्नता को प्रतिपादित करते हुए कल्पना के दो रूप लिए हैं। पहला प्राइमरी इमेजिनेशन, भाववृत्ति प्रतिभा या ग्राहक की कल्पना, और दूसरा इन्होंने बताया सेकेंडरी इमेजिनेशन, उत्तरजात कल्पना या कार्यती प्रतिभा या फिर कवि प्रतिभा। तो यहाँ पर अब शेक्सपियर आ जाते हैं और शेक्सपियर का मानना है कि एक कवि, एक प्रेमी और एक पागल, ये तीनों लोग जो है इनकी अगर हम कल्पना शक्ति देखें तो वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, ऐसा शेक्सपियर का मानना है। फिर कल्पना और ललित कल्पना के बीच जो है इन्होंने अंतर बताते हुए क्या किया, कल्पना के दो हिस्से कर दिए। पहले हिस्से में इन्होंने रखा प्राइमरी इमेजिनेशन को। प्राइमरी इमेजिनेशन होती है वह कल्पना जो सबके पास होती है और जिससे हम जो है चीज़ों को समझते और ग्रहण करते हैं, वो होती है प्राइमरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी इमेजिनेशन जो है ये एक खास तौर की इमेजिनेशन होती है जो हमें कवियों और कलाकारों में देखने को मिलती है, जिससे वे क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों को जोड़कर कुछ नया और सुंदर रचने का काम करते हैं। उत्तरजात कल्पना ही कवि की रूप विधायिनी शक्ति है। इसे ही कॉलरिज ने स्टैम्पलेस्टिक पावर कहा है। कॉलरिज के बाद आईए रिचर्ड्स ने भी माना कि कल्पना द्वारा निर्मित रूप विधान बाहर से आरोपित नहीं होता, बल्कि अंतः प्रेरणा से जो है वो उद्धृत होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कवि के पास जो है ऐसी ताकत होती है जिससे वह कविता को एक सुंदर रूप देता है।
मशहूर विद्वान रहे कॉलरिज। इन्होंने क्या किया, स्टैम्प प्लास्टिक पावर इसको नाम दिया था। इसके बाद आए आई ए रिचर्ड्स। इन्होंने भी यही कहा कि कविता का जो रूप निखर कर आता है वह ऊपर से थोपा नहीं जाता, बल्कि कवि के अंदर से जो है वो अपने आप निकलने का काम करता है। विचार, भावना और पदार्थ के संयोग से सृजनात्मक कल्पना नूतन सृष्टि करती है। जाहिर है कि प्रतिभा तथा कल्पना में पर्याप्त समानता मिलती है, पर प्रतिभा जैसी भारतीय अवधारणा के समान पाश्चात्य चिंतन में कोई एक अकेली जो है अवधारणा नहीं है। तो यहाँ बताया गया कि जब हमारे विचार और हमारी जो भावनाएं होती हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें हम देखते हैं, ये सब अगर मिल जाती हैं तो कल्पना क्या करती है, एक नई रचना को जन्म देने का काम करती है। असल में हमारे देश की प्रतिभा जो है और पश्चिम की जो कल्पना है वो काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो वो एक जैसी है। बस फर्क हमें इतना मिलता है कि भारत में प्रतिभा ही मुख्य शब्द है, लेकिन पश्चिम में इसके लिए अलग अलग तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। यह सच है कि भारत के समान पश्चिम में भी दार्शनिक स्तर पर सृजन शक्ति के विषय में सूक्ष्म गहन चिंतन हुआ है। वहाँ कुछ चिंतन सृजनात्मक सहजानुभूति के अंतर्गत हुआ और कुछ सृजनात्मक कल्पना के अंतर्गत। फ्रांसीसी सौंदर्य शास्त्री जैक मारिते ने आत्मा की सृजनशीलता तथा सृजनशील आत्मा की स्वतंत्रता की पर्याय चर्चा जो है की है। अब यहाँ बताया गया कि फ्रांस में एक विद्वान रहे जिनका नाम था जैक मारिते। इन्होंने कहा कि हमारी आत्मा की ताकत जो है वो कुछ नया रचती है। इन्होंने आत्मा की आज़ादी और रचना करने की जो शक्ति है, इन दोनों बातों को बहुत महत्वपूर्ण माना। साथ ही साथ भारत के जो विद्वान हैं उन्होंने इस पर गहराई से सोचा। वैसे ही पश्चिम के दार्शनिकों ने भी बहुत बारीकी से सोचने का काम किया। इन्होंने इसे जो है दो तरीकों से देखा। एक तो वो जो हमें अपने आप महसूस होती है, जिसे हम क्रिएटिव इंट्यूशन कहते हैं, और दूसरा वो जिसे हम अपनी सोच से नया बनाते हैं, जिसे क्रिएटिव इमेजिनेशन कहते हैं। हिंदी में अज्ञेय के कवि काव्य के चिंतन संदर्भ में जैक मारिते की गूंज अनुगूंज जो है वो हमें सुनाई देती है। सृजनशीलता ही ऐसी शक्ति है जो मानव को अन्य प्राणियों से अलग करती है। सृष्टि में मानव अकेला प्रतीक सृष्टा प्राणी है। सहज अनुभूति को सृजन शक्ति मानने वालों में बर्गसो, क्रोंचे आदि प्रमुख हैं। हिंदी में गजानन माधव मुक्तिबोध ने माना है कि वह आरंभ में बरगसा के चिंतन से प्रभावित रहे हैं। यह बात मुक्तिबोध ने तार सप्तक के कवि वक्तव्य में जो है स्वयं स्वीकार की है। अब बताया गया यहाँ पे कि हिंदी साहित्य में जब हम अज्ञेय की कविताओं को देखते हैं और उनकी सोच को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे भी जैक मारिते के जो विचार हैं उनकी झलक देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि सिर्फ इंसान ही ऐसा प्राणी है जो कुछ नया रच सकता है और प्रतीकों का इस्तेमाल भी इंसान कर सकता है। यही शक्ति जो है इंसान को जानवरों से अलग बनाती है। बरगसा और क्रोंचे जैसे जो विद्वान हैं वो मानते थे कि ये शक्ति हमारे अंदर की सहज भावना से आती है। हिंदी के बड़े कवि रहे जिनका नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने भी ये स्वीकार किया कि शुरुआत में इन पर बरगसा के जो विचार हैं इनका काफ़ी असर था, तो ये इन्होंने स्वीकार किया था। तो इसी के साथ जो है हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है, जिसमें हमने अपना ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जिसमें हम पश्चिम में काव्य प्रेरणा संबंधी चर्चा पर विचार करेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।